हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौजबार और होने ही चाहिए। मैं गौरव धमीजा आपके सामने फिर एक बार आया हूँ। सर सामने तो नहीं आया हूँ, ठीक है बेटा, सामने नहीं आया हूँ। तो हम कर रहे हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 3, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, इसका लेक्चर नंबर 2। अभी तक हमने कुछ चीज़ें देखी। हमने लास्ट क्लास में कुछ सीखा कि गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल के हमने बेटा नॉर्मल मेथड सीखे कि गुडविल हमने एवरेज प्रॉफिट इनटू कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमने नॉर्मल मेथड सीखा। आज भी हम इसी को कंटिन्यू ही करेंगे। फॉर्मूला यही है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने स्टार्ट करा था, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे जब पास एडजस्टमेंट्स होती है। पास एडजस्टमेंट मतलब बात करते हैं क्या है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उससे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होता था कि पिछले कुछ सालों में मैं जो पैसा कमा कर आया हूँ वो कितना है, उसको हम ऐड कर देते। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 3 जितने भी साल का होता था, डिवाइड बाई 4 साल के तो 4, एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। अभी एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले कुछ पास एडजस्टमेंट्स होंगी। वो जो हमें प्रॉफिट गिवन होगा वो कुछ गलत प्रॉफिट होगा, रॉन्ग प्रॉफिट होगा, उसको हम सही करेंगे। चलो देखते हैं बेटा, कंटिन्यू करते। तो सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर। प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, ये क्या होगा, गिवन होगा। अब इसमें क्या करनी है, हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। देखो नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, जनरली बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। वो क्या करते हैं बेटा, उस चीज़ का रट्टा मार लेते हैं कि सर जितने भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जितने भी इनकम होगी, गेन होगा, उसको हम माइनस कर देंगे। लेकिन एक एक चीज़ का, मैं हर चीज़ का आपको लॉजिक दूंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक एक पॉइंट आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहला हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा पास्ट ईयर का बिफोर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा। अब कुछ चीज़ें होती है जैसे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट, कोई चोरी हो गया, हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉसेज हैं। ये क्या है, एबनॉर्मल लॉसेज। अब ये एबनॉर्मल लॉसेज जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। तो वो जो नेट प्रॉफिट आया होगा पीएनएल अकाउंट से, उसमें क्या माइनस हो रखा होगा, लॉस ऑफ स्टॉक, ये एबनॉर्मल लॉसेस। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक, ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सके कि हमारा एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ कितना था। पहली चीज़ मैंने बोली एबनॉर्मल लॉसेस, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अगर ये चीज़ याद हो बेटा, यहाँ ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से क्या आता था, सेल्स वगैरह दिखा के यहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होता था बाई ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, क्या होते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ दिखाते थे, यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट इनकम शो कर देते थे और नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे। ये जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, अगर आपको एबनॉर्मल लॉसेस याद हो, आप लोग कुछ 11th क्लास में इसके एडजस्टमेंट्स भी पढ़ के आए हो, याद है कि जितना भी स्टॉक होता था, जो भी बेटा, या तो चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, अगर उसकी इंश्योरेंस होती थी तो हम यहाँ पर दिखा देते थे क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में। इंश्योरेंस नहीं होती थी, हम इसको यहाँ पे क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देते थे। अब ये नॉर्मल चीज़ होती थी। तो अब इसीलिए कह रहे हैं अगर कोई भी अब नॉर्मल लॉसेस हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ से अब नॉर्मल लॉसेस माइनस हो रखे हैं, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए कि हमने प्रॉफिट कितना अर्न करा था। इसीलिए जो पहला पॉइंट आया कि एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, इसको हम ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए। नेक्स्ट आया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सिंस इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। और क्या ऐड कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाते थे, फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर है या कोई लैंड, मैं कह लेता हूँ कोई भी फिक्स्ड एसेट है जिसकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, इसको मैंने सेल कर दिया,
इसकी सेल प्राइस कितना है 80,000, तो 20,000 से मेरे को क्या आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस। ये आप डेप्रिसिएशन में 11th क्लास में पढ़ के आए हो। जब 20,000 का लॉस होगा ये भी फिर से कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम इसको शो करेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो 20,000 से क्या हो जाएंगे, कम। जब ये प्रॉफिट 20,000 से कम हो जाएंगे, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, हम इसको ऐड बैक कर देंगे कि हमने नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न करा था, क्योंकि और ये साथ साथ हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड किस में, प्रॉफिट्स में, या लॉस जो भी गिवन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 पॉइंट मैंने अलग अलग लिखे हैं, दोनों को तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक चीज़ मैंने बोली ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जी क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जांपल हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे जैसे 2 ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, 10,000, 2 परचेजेस 50,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, वो फ्यूल वगैरह फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने ले लिए 40,000, बाई सेल्स 1,00,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक वो पड़ा 1,00,000 का। अब होगा क्या, 1,00,000 और 1,00,000 2,00,000, यहाँ पर 50 और ये यहाँ पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1,00,000 माइनस हो जाएगा, तो 1,00,000 का क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मैंने इस 10,000 को 40,000 ले लिया, ओवर वैल्यूएशन हो रखी है ओपनिंग स्टॉक की, ज़्यादा वैल्यू दिखा रखी है, तो अब 1 और 1 2,00,000, 90 और 1 30, तो इस बार ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 70। ये 70,000 ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो हमारे प्रॉफिट्स क्या आ रखे होंगे, कम, तो इसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या आ रखे होंगे, कम, तो इसीलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं, किसको, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सिंस इट वुड हैव रिड्यूस प्रॉफिट, इससे जब प्रॉफिट कम हो रखे होंगे तो हम इसीलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट्स पर आ सकें। एक चीज़ मैंने बोली अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेम एग्जांपल लेता हूँ। सोचो यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ये 40,000 कट गया है, ये प्रॉफिट 1,00,000 ही है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक मैंने 1,00,000 की जगह कितना दिखा दिया, 50,000, 1,00,000 और 50, 1,50, और यहाँ पे 10 और 50, 60 और 10 40, 1,00,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आएगा, 50 का। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने की वजह से और या क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाने की वजह से अब ग्रॉस प्रॉफिट 50 का आया, फिर से प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, कम। हम क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट क्या रहे, नॉर्मल रहे, प्रॉफिट की ओरिजिनल वैल्यू आए। तो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया है या क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रखा है तो इससे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों से ही कम आएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वैल्यू कम ट्रांसफ़र होगी, क्रेडिट साइड कम होगी, डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो लॉस आ जाएगा या बेटा प्रॉफिट्स हमारे कम आएंगे। तो इसलिए हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं ताकि नॉर्मल चीज़ें आ सके, नॉर्मल प्रॉफिट आ सके। नेक्स्ट पॉइंट आया नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चा हमारा डेली बेसिस का नहीं है। सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, तो जितने भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, ये वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में खर्चा दोबारा नहीं होगा। फिर आए कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर या फिक्स्ड एसेट रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आप लोगों को पता है जब भी हम फर्नीचर या मशीनरी परचेज करते हैं तो क्या होता है, फर्नीचर या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसकी जगह मैंने इसको क्या कर दिया, परचेज में दिखा दिया। अब एक चीज़ सुनना, जब ये फर्नीचर और ये मशीनरी है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इन चीज़ों का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, लेकिन मैं इसको नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा रहा हूँ, मैंने अपने परचेज बढ़ा दिया।
परचेज बढ़ा दिया तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस की तरह शो हो गया होगा, जिससे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड इंक्रीज हो गई होगी। डेबिट साइड इंक्रीज हो गई होगी तो प्रॉफिट्स क्या आए होंगे, कम। हमें तो क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स की। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर देते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था लेकिन हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में उसको दिखाना था, मशीनरी को, फर्नीचर को, हमने बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज की तरह दिखा दिया। तो इसीलिए इसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। इसीलिए इसको क्या कर दो, ऐड बैक, क्योंकि इससे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, हम चाहते हैं हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल जाए। मैंने आपको कुछ 6 पॉइंट पढ़ाए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ सारे पॉइंट। सबसे पहला जो चीज़ आया एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस से भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, इससे जब हमारे बेटा प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, हम चाहते हैं हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स ओरिजिनल प्रॉफिट पता लगे, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड बैक। एक आया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक लैंड था 80,000 रुपये का, हमने उसको 60,000 रुपये में बेच दिया, 20,000 का नुकसान हो गया। ये लॉस बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा, ऐड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जब भी ओवर वैल्यूएशन होगा ओपनिंग स्टॉक का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो बेटा उससे ओपनिंग स्टॉक से जब हमने ज़्यादा दिखा रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट इससे क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा रखी होगी। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र क्या होगा, कम होगा। तो प्रॉफिट कम आएगा, तो प्रॉफिट हमें कम नहीं, हमें ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए। तो ओरिजिनल प्रॉफिट निकालने के लिए इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम वैल्यू पर शो कर रखा है, इससे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड कम आएगी, इससे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड कम आएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जब क्रेडिट साइड कम आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या आएगा, कम। ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र जो होगा कम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की अब क्रेडिट साइड कम आएगी तो प्रॉफिट कम आएंगे, नहीं, हमें तो ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए हम इसको भी क्या कर रहे हैं, ऐड बैक, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से या अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो हमें नॉन प्रॉफिट चाहिए, ऐड कर रहे हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होने, अगर नहीं होने एक्सपेक्टेड नहीं है, उसको भी क्या कर दो, ऐड बैक। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हमने चार्ज कर दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, कैपिटल को रेवेन्यू की तरह चार्ज कर दिया है, जैसे फर्नीचर या मशीनरी परचेज करी थी, इसको हमने परचेज अकाउंट में दिखा दिया, तो ये खर्चा जाना था बैलेंस शीट में, हमने दिखा कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड क्या आ गई होगी, ज़्यादा खर्चा ज़्यादा तो प्रॉफिट कम आए होंगे, जब खर्चा है नहीं वहाँ का, इसलिए इसको ऐड करें क्योंकि उससे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे। तो अब कोई भी मतलब लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक, नॉर्मल सी चीज़। अब कुछ चीज़ें जो क्या करनी है, माइनस करनी है, जैसे अब नॉर्मल गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक लैंड था जी 80,000 का, हमने उसको अब 1,00,000 रुपये में बेच दिया, 80,000 की चीज़, लैंड फिक्स्ड एसेट है, उसको हमने 1,00,000 रुपीज़ में सेल कर दी उसकी, तो 20,000 का प्रॉफिट होगा। अब इसको कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड। यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो तो यहाँ पे बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यहीं दिखाते हो। आप 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ कर आए हो, तो इससे अब क्रेडिट साइड पीएनएल की क्या आएगी, ज़्यादा, प्रॉफिट्स क्या आएंगे, ज़्यादा, लेकिन हमें नहीं करना, ही हमारी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, माइनस। एक चीज़ आई ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्या मतलब है, एक चीज़ देखना, ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे क्या आता है, सेल्स टू ओपनिंग स्टॉक, फॉर एग्जांपल है 10,000 का, टू परचेजेस 1,50,000 की, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000, सेल्स हमने करी 2,00,000 की, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 का। अब ये जो स्टॉक था इसको मैंने काट के कितना दिखा दिया, 2,00,000, मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दी क्लोजिंग स्टॉक की, 2,00,000 दिखा दिया। अब क्रेडिट साइड कितना, 4,00,000, डेबिट साइड कितना है, 2,00,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा,
2 लाख का, यही कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4 लाख। 4 लाख जब P&L बनेगा तो यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं कितने के, 60,000 के, ठीक है, और कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, तो यहाँ पे क्या नेट प्रॉफिट कितने का आएगा, 1,40,000। अब ये 1,40,000 करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्यों ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। आप एक चीज़ देखो, क्लोजिंग स्टॉक जब अगर 1 लाख का हम शो करते तो यहाँ पे टोटल कितना आता, 3 लाख, 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता, 2 की जगह 1 लाख। 1 लाख यहाँ ट्रांसफ़र होता 60,000, तो करेक्ट प्रॉफिट सिर्फ कितना आता, 40। तो ये जब हमने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया, इससे ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आया, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया, करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। 40 बनता था, 1,40 आया है, हमें करेक्ट चीज़ पर पहुंचना है, इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर रहे हैं, माइनस, क्योंकि इससे प्रॉफिट्स एज इट वुड हैव इंक्रीज दी प्रॉफिट। एक चीज़ सेम आई अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमने क्या दिखा रखा है, कम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बार सेल्स हुई है 10 लाख की, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का बनता था, 2 लाख दिखाना चाहिए था, मैं सिर्फ 1 लाख दिखा रहा हूँ। 2 लाख दिखाना चाहिए था, मैं सिर्फ कितना दिखा रहा हूँ, 1 लाख। एक मेरे से ज़्यादा पढ़ाने की इन कुत्तों को पड़ी हुई है, जब साला रिकॉर्डिंग करने लगो जब ये भोंकने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे ही पता लग जाता है इनको गौरव से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, टू परचेजेस 5 लाख, टू वेजेस हैं इस बार कुछ 2 लाख के, तो 10 और 2 कितना आ गया, 12 लाख। 1 2 दिखाना चाहिए था, दिखाया कितना, 1, तो अंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का। 1 और 5 6 और 2 8, तो इस बार टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 4 लाख का, कितना हो जाएगा, 12 लाख। अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाई जीपी कितना, 4 लाख। यहाँ पे फिर से क्या दिखाओगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, कमीशन वगैरह सब मैं नाम नहीं लिखूँगा। फॉर एग्जांपल 2 लाख का क्या हो गए सारे खर्चे, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा इस बार फिर से, 2 लाख, 4 लाख टोटल, 4 लाख यहाँ पर। अब ओपनिंग स्टॉक बनता कितने का था, 2 लाख का, अगर 2 लाख दिखाता तो यहाँ पे जो मेरे प्रॉफिट आते कितने आते, 3 लाख। क्यों, 2 और 5 7 और 2 9, तो 12 माइनस 9, 3 लाख के क्या आते प्रॉफिट्स, तो 3 लाख फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होता, 3 में से 2, तो नेट प्रॉफिट कितना आता, 1 लाख। अभी कितना आया, 2, क्योंकि मैंने ओपनिंग स्टॉक को 2 की जगह इतने पे दिखाया, 1 लाख पर वैल्यू मैंने ओपनिंग स्टॉक की कम दिखाई, इससे प्रॉफिट्स क्या आए ज़्यादा, ये प्रॉफिट ज़्यादा सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, माइनस। तो ओवर वैल्यूएशन अगर क्लोजिंग स्टॉक की और अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की हो जाए तो इससे बेटा प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, इसलिए इसको लेस माइनस कर रहे हैं। नॉन रेकरिंग इनकम, नॉन रेकरिंग इनकम, सच इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जैसे ऊपर माइनस करते ऐड करते थे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि फ्यूचर में अकर नहीं होंगे, तो कोई ऐसी नॉन रेकरिंग इनकम है उसको माइनस कर देंगे जो फ्यूचर में अकर नहीं होने वाली है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई भी फ्यूचर का खर्चा, मतलब कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस है जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको भी हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो जनरली अगर होगा ही होगा, तो पेमेंट होगी ही होगी। एक आया इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेड पर्पसेस के लिए नहीं है, अलग से इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब वो जो आएगा वहाँ से जो इनकम आ रही है वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं है, गुडविल के पर्पस के लिए, गुडविल निकालने के लिए हम जो इनकम लेते हैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही लेंगे, जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वहाँ से जो भी इनकम आ रही है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोई पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन है, सैलरी, कमीशन वगैरह कुछ भी है, इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, अगर माइनस नहीं हो रखी है उसको भी क्या कर दो, माइनस, एज इट इज़
द वैल्यू ऑफ देयर सर्विसेज टू बी पेड इन फ्यूचर ईयर्स, क्योंकि फ्यूचर में तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो उनकी सर्विसेज की वैल्यू है। तो ये हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट अगर माइनस नहीं करा है तो प्रॉफिट क्या ज़्यादा आ रहा होगा फिर से, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, आप वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ मैंने तरीके से बता दी है। अब क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है जी, एबनॉर्मल गेन हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट इससे बढ़ जाता है इसलिए माइनस कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा है, दोनों से प्रॉफिट्स क्या आएंगे, एज इट वुड हैव इंक्रीज द प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इनको दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। कोई भी नॉन रेकरिंग इनकम है, इनकम आ रही है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, जो ट्रेड पर्पज इसके लिए नहीं है, खरीदने बेचने के नहीं, फिक्स एसेट है हमारा, उसको इसलिए माइनस कर रहे हैं। पार्टनर की रेम्यूनरेशन, कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो भी प्रॉफिट्स आएंगे अलग अलग साल के, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, ऐड करके क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जितने भी क्या होगा साल का प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपको पता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से कि आप ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट कितने साल तक मेंटेन रहेगा, तो या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। उसके लिए वैल्यू क्या निकाल लेंगे, गुडविल की। गुडविल कैसे निकल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसी के साथ आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ रहे हो। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 3.7 टी.एस. गरेवाल। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 3.7। हरि एंड कृष्णा, हरि एंड कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड श्याम, हरि कृष्ण दो पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है, एडमिट करे श्याम फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, 1/5 शेयर के लिए, सॉरी। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हो गए, 3, ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 3, मतलब कितने साल के लिए ये प्रॉफिट मेंटेन रहने वाले हैं, 3 साल के लिए एक्सपेक्टेड है। ऑफ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स दे रखे बेटा, 2013-14 का 50,000, 14-15 का 40,000, 15-16 का 75,000, 16-17 का लॉस गिवन है, ब्रैकेट में गिवन है 25,000, डैट इज ये लॉस है, और 2017-18 का 50,000 का प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। करेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ 2014-15 was calculated after charging for, मतलब चार्जिंग का मतलब माइनस कर रखा है, फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉसेस से क्या होगा, प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, हमें तो क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है, इसलिए अब उसको ऐड बैक कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जिस साल कुछ एडजस्टमेंट बोली होगी उसी साल करेंगे, हर साल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ईयर दे रखा है 2013-14, अब कोई भी क्या करनी है, एडजस्टमेंट रुपीज़, और यहाँ पे एडजस्टमेंट करके क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। 2013-14 में प्रॉफिट कितने का था, 50,000 का। एडजस्टमेंट 13-14 में नहीं, 14-15 में होनी है, 2014-15 में होनी है। उसने बोला कि ये जो 2014-15 के प्रॉफिट हैं, ये जो कैलकुलेट हो रखे हैं कितने, 40,000 रुपये जो प्रॉफिट गिवन है, ये एडजस्ट करने के बाद, चार्ज करने के बाद 10,000 रुपये क्या, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ये जब दिखा रखा है तो मतलब ये माइनस हो रखा होगा, इसको ऐड बैक कर दो,
10,000 क्या है ये, एबनॉर्मल लॉस, इससे प्रॉफिट कमाए होंगे तो बढ़ा दो, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया उस साल का, 50,000। 2015-16, 2016-17 और 2017-18 कुछ नहीं करना, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही लिख दो। फिर 75,000 का प्रॉफिट, 25,000 का लॉस गिवन है इस बार, और 50,000 का प्रॉफिट। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स 50 + 50 कितना आ गया, 1 लाख। 1 लाख प्लस 75,000, 175 माइनस 25 हो जाएगा, तो 150 + 50 कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब निकाल रहे हम एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर। देखो एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले कुछ 5 सालों का। तो जब आपको पता है कि जब आपके जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 2 लाख रुपए, जब आपको पता है टोटल प्रॉफिट्स जो हैं वो 2 लाख रुपए के गिवन है, तो फिर से ऐड करने की माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 लाख को सीधा आप लोग डिवाइड कर सकते हो 5 से, कितना आ गया, 40,000। कितना आ गया, 40,000। गुडविल का फॉर्मूला सीखा था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 40,000 का। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज स्टार्टिंग में बोला था कितने थे, 3, तो फॉर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1,20,000, 1,20,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार, सिर्फ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, अभी आगे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। पेज नंबर 3.8। Aman purchased Bharat's business with effect from 1st April 2020। अमन ने क्या परचेज करा है, भरत का बिजनेस कब से बेटा, 1 अप्रैल 2020 से। इट वॉज अग्रीड दैट फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, एट 2 years परचेज, 2 ईयर के परचेज हैं, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, 2 years। और बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालने पिछले 3 सालों के। प्रॉफिट ऑफ द भरत बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च पर 2018 का कितना, ईयर 2018। यहाँ पर कुछ क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। कह रहा है 2018 का प्रॉफिट 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, इसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 10,000। देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट कितने के हैं, फिर चालू हो गए, देख लो, ये तो बेटा किस्मत है मेरी, कोई नहीं, अब मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। एडजस्टमेंट कितने की है, 1 लाख रुपए की, मतलब जो नो प्रॉफिट है वो कितने के, 1 लाख के। कह रहा है इसमें 10,000 रुपये का गेन इंक्लूडेड है। 10,000 का जब गेन इंक्लूडेड है तो 10,000 को इस बार क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि कोई भी अब नॉर्मल गेन होता है उसको माइनस कर देते हैं, वो बिजनेस की इनकम नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना, इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा। हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है बिजनेस है वो कितना आएगा, 90,000 का। टू 2019
प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,10,000 का। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करने के बाद कितना, 20,000 का। तो इसको इस बार ऐड कर देंगे, कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। क्यों, एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट हमारे कम हो गए होंगे, तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, ऐड बैक, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस का खर्चा लॉस नहीं है। 1,30,000। मेरे सारे रीज़न मैं समझा के आऊँ, ये बेटा वही चीज़ यहाँ पे लग रही है, वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो अपने आप समझ आ जाएगा। 85,000 2020 गिवन है, इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस इनकम नहीं है। मैंने क्या बताया था, गुडविल के पर्पस के लिए, गुडविल निकालने के पर्पस से नेट प्रॉफिट में सिर्फ बिजनेस इनकम ही आती है, नॉन बिजनेस इनकम इंक्लूड नहीं होती है। तो 85,000 हमारी इनकम नहीं है, मतलब प्रॉफिट है, इसमें से माइनस कर दो 5,000 जो हमारी इनकम नहीं है, कितना आ गया, 80,000। तो ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years, 90 और 130, 220 और 80,000, ये आ गया 3 लाख। अब इसको ऐड करोगे फिर डिवाइड बाई 3 करोगे, सीधा कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट्स, अब टोटल प्रॉफिट्स या टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये मत बोलना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, नॉर्मल जो ईयर्स हैं, इतने सालों के ये प्रॉफिट है, 3 साल के प्रॉफिट है 3 लाख, या 90 + 130 + 80 करके वैसे आपको कैलकुलेट करना है, वैसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। गुडविल क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना, 2 ईयर्स था, तो जो फर्म की गुडविल है वो कितनी आ गई, ₹2 लाख। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। नेक्स्ट कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। भैया रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे आज, ये भौंक भौंक कर दिमाग खराब कर देंगे मेरा। पेज नंबर 3.8 इलस्ट्रेशन 4। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस। सिमरन ने क्या परचेज करा है, अनीता का बिजनेस, ऑन 1 अप्रैल 2020। इट वॉज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने, 3, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। एवरेज प्रॉफिट लेने हैं पिछले 4 सालों के, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पहले बताया था कि कितने साल तक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे, वो कितने हैं, 3 years। द प्रॉफिट्स ऑफ अनीताज बिजनेस फॉर लास्ट 4 years। अब प्रॉफिट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 2017, 18, 19, 20, 90,000, 160, 180, 120। कुछ एडजस्टमेंट बोली है, तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये हो जाएगा 16-17। 31 मार्च 2018, ये कौन सा ईयर हो जाएगा, 17-18। ऐसे ही 18-19, तो 31 मार्च 2019, 19-20, तो 31 मार्च 2020। प्रॉफिट कितने गिवन है जी, 90,000, 160, ये नॉर्मल है विदाउट एडजस्टमेंट, 180 और 220, ये बिफोर एडजस्टमेंट गिवन है। अब कुछ क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट जो प्लस माइनस होगा, और क्या निकाल लेंगे,
नॉर्मल प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन या प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। एक एसेट को हमने बेच दिया है 10,000 रुपये के प्रॉफिट पर, मतलब इसमें 10,000 रुपये प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, इसको मतलब एडजस्ट करने के बाद ही गिवन होगा। हम कोई भी चीज़ एबनॉर्मल गेन ऐड नहीं करते हैं, हमारा बिजनेस का उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट लेके आने के लिए 10,000 क्या कर दिया, माइनस क्या आ गया, 80,000। ड्यूरिंग द ईयर, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अ मशीन गोट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। एक मशीन बेटा डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में, एंड ₹30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस, इसको हम माइनस करके आ चुके हैं। अब भैया बिजनेस में जल गई मशीनरी, तो ये एडजस्ट करने के बाद लॉस, तो ये प्रॉफिट पहले 160 है, अगर 30,000 का लॉस ना आता तो इसको इसलिए क्या कर दो, ऐड बैक, तो प्रॉफिट्स हमारे कितने आते, 1,90,000 के, 1,90,000 के। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसलिए इसको ऐड बैक कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब वैल्यूएशन ज़्यादा हो रखी थी, स्टॉक ज़्यादा देख लिया होगा, तो फर्म की जो गुडविल है, मतलब जो एसेट से वो इंश्योर नहीं हुए। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 10,000 का। इट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर, हर साल तो खर्चा होगा ही होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो एसेट्स को इंश्योर करवाते हैं बेटा, एक तो हमारा रेगुलर खर्चा ही है, तो वो प्रॉफिट से क्या होगा, माइनस होगा ही होगा। ये मैंने बताया भी था, कोई एनी फ्यूचर एक्सपेंस जो रेगुलर बेसिस पर होता है, तो इसलिए इसमें से 10,000 क्या कर देंगे, माइनस। इसमें से माइनस नहीं हो रखा है, कितना, 1,70,000। यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाले निकलेंगे। अच्छा, ये 2,20 यहाँ पे भी तो लिखना है। 1,80 और 2,20 बेटा, ये 3 हो गए, 3 और 1,90, 4,90,000, 4,90 और 1,70,000, 6,60,000। अब क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ये कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, कहीं सोचो कि भैया या सर दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला वही है जो इनको ऐड करके आता था, मैं अलग से करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको वैसे करना। चलो मैं एक बार वैसे भी करके दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 80 + 190, 270 + 170 + 220 अपॉन में 4, तो ये आएगा 6,60,000 ही, डिवाइड बाई 4 आ गया 1,65,000। अब क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 1,65,000, काट देते हैं, अच्छा 165 इंटू 3, ये आ जाएगा 4,95,000। इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5।
पेज नंबर 3.9। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। ओम शांति ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली, मतलब 1:1 की रेशियो होगी जी, कुछ करना नहीं है हमें। दे अग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर, भाई जब 1:1 है तो 1:1 एक और आ जाएगा, वो 1/4 के लिए एडमिट हो जाएगा, इक्वल शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, कुछ से भी कुछ लेना देना नहीं है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज, 4 years परचेज, इससे लेना देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितना दे रखा है 4 years। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों के, प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years वर ईयर एंडेड 31 March 2016 30,000, 2017 का 70,000, 2018 का 1,00,000, 2019 का 1,40,000, 2020 का 1,20,000 ब्रैकेट में गिवन है, मतलब ये लॉस है, लॉस। ऑन 1 April 2019, 1 April 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को 5 साइकिल्स कोस्टिंग, 5 साइकिल परचेज करी हैं 20,000 रुपये की, 5 साइकिल्स कोस्टिंग ₹20,000 पर परचेज करी गई थी एंड वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। साइकिल परचेज करिए तो साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी होगा हमने क्या दिखा दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो है ही नहीं, मतलब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह, कैपिटल एक्सपेंडिचर को की जगह चार्ज कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। डेप्रिसिएशन ऑफ साइकिल वॉज टू बी चार्ज कितना, 25% पर एनम, 25% पर एनम का कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहला देखना कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एडजस्टमेंट है, पास एडजस्टमेंट वो हमें करनी है। फिर से इस बार ईयर एंडेड और नॉर्मल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ब्रैकेट में, ईयर एंडेड है 31 March 2016, प्रॉफिट गिवन था कितने का, 30,000 का। 31 March 2017 प्रॉफिट गिवन था 70,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। 31 March 2018 प्रॉफिट कितना गिवन था, 1 लाख का। 31 March 2019 140, मन में बात आ रही होगी सर, ऑन 1 April 2019, 1 April 2019 है बेटा, तो फाइनेंशियल ईयर 1920 है, ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये होगा 15-16, ये 16-17, 17-18, 19-18-19 और 19-20, तो ये जो 31 मार्च 2020 के जो प्रॉफिट गिवन है ना, ये इस बार मैं वर्किंग नोट से निकलवा रहा हूँ, ठीक है, ये हम वर्किंग नोट से निकाल लेंगे। 2000 जो 20 का आएगा, क्योंकि 1 April 2019 में एंट्री हुई है। एक चीज़ देखना, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड लॉस, एडजस्टेड लॉस का मतलब बेटा एडजस्टमेंट के बाद, फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। सबसे पहले ले लेते हैं बेटा लॉस जो हमें गिवन था, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020, जो हमें अमाउंट गिवन था वो कितना था, 1,20,000 का। अब नॉर्मल सी एक चीज़ सोचो, उसने बोला ऑन 1 April 2019 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज्ड एंड रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा ही नहीं है, जो लॉस आया, हमने 20,000 रुपये जो खर्चा माइनस कर दिया होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज कर दिया रेवेन्यू की तरह, तो
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में आएगा, तो 20,000 रुपये पीएनएल में आया होगा, तो 20,000 का जो खर्चा है ट्रैवलिंग, इसकी वजह से 20,000 का लॉस फालतू आया। तो पहले तो क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको हटाओ, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, लॉस। कॉस्ट ऑफ साइकिल्स wrongly debited in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 20,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। अब एक चीज़ सोचो, ये माइनस है, ये लॉस है, लॉस में से इस बार ये माइनस कर, तो पॉजिटिव अमाउंट लिखा मैंने, ठीक है, माइनस करूँगा तो कितना, 1,00,000, ठीक है। तो 1,20,000 का लॉस था, इसमें से माइनस करो, ये 1,00,000 आएगा। अब ये मत बोलना ये माइनस है, मैंने ब्रैकेट का साइन नहीं डाला है, 1,20 में से 20, तो ये 1,00,000 कह रहा है। इस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होना था वो कितना होना है, 25% पर एनम। डेप्रिसिएशन कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक चीज़ सुनना, जो साइकिल की कॉस्ट है, साइकिल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 20,000 बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन जी वो तो पीएनएल में आता है जी, पीएनएल में आता है। तो इस बार वो क्या होगा, ऐड डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% पर एनम। तो 20,000 के ऊपर 25% पर एनम पूरे साल का है, ये 1/4 हो जाएगा, कितना, 5,000। तो इस बार जो लॉस आएगा वो कितना आएगा, 1,00,000, 5,000 का लॉस फॉर द ईयर। 1,20 का लॉस गिवन था, 1,20 में से साइकिल की कॉस्ट माइनस कर दो, क्योंकि पीएनएल में वो डेबिट हो गया होगा, तो इसको माइनस कर दिया, 1,00,000 का लॉस, लेकिन डेप्रिसिएशन और आएगा, तो 1,05,000 का लॉस। तो यहाँ पे जो लॉस आ जाएगा वो 1,05,000 का, ब्रैकेट है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 2,35,000 आ जाएगा, ये लॉस है। 30 + 70, 1,00,000 + 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 + 140, 340 - 1,00,000, 240 - 5, 235। अब क्या निकालना है जी, गुडविल। पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल वैसे कर लिया, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का है सर, 5 साल का, तो 235 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 5 4 जा 20, 3 बचेगा, 5 7 जा 45, सर 47,000 आ जाएगा। सर गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 47,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, 4 ईयर्स, 40 × 4 160, 1/7 और 28, तो ये आ जाएगा 1,88,000। ये आ जाएगी फर्म के गुडविल की वैल्यू। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ होमवर्क दे देता हूँ। इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है आपकी, वो आपकी होमवर्क है। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 गुडविल का करा था, उसमें मैं ऐसा क्वेश्चन करवा के आ चुका हूँ आप लोगों को, तो आपसे वो होमवर्क हो जाएगा। उसके बाद बैक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पेज नंबर 3.30 पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका स्टार्ट करा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन 4 के जैसा। एक बार भी बता देता हूँ, नहीं इलस्ट्रेशन 2 के जैसा,
ये है सेम एज इलस्ट्रेशन 2। बैक क्वेश्चन 8 भी होमवर्क है, ये भी अभी मैं करवा के आया हूँ। सेम पैटर्न पे आपका होमवर्क है। उसके बाद 11 भी आपका होमवर्क रहेगा। इसका एक आधा पॉइंट है, वो मैं क्लास के एंड में अभी डिस्कस कर लूँगा। मैं सिर्फ पॉइंट डिस्कस करूँगा, करने आप लोग ही वाले हैं। और अब हम कर रहे हैं बैक क्वेश्चन 9। फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन 9। Abhay, Babu and Charu are partner sharing profit and losses equally. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be valued on the basis of 4 years purchase. सर क्या करना है, समझ जाओ। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने आ गए? 4 years सर, 4 years ठीक है। तो गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। एवरेज प्रॉफिट कितने साल के लेने हैं? एवरेज प्रॉफिट लेने हैं पिछले 5 सालों के, 5 years के। दीज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर ईयर 2016 1.5 लाख, 2017 का 350 प्रॉफिट, 2018 का कितना 5 लाख, 2019 का 7,10,000 और 2020 का 5,90,000 ब्रैकेट में गिवन है। ये लॉस है। सेम क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, जो इलस्ट्रेशन लास्ट करी है वैसा सा ही पॉइंट है, बस एक पॉइंट नया है, तो इसलिए बस ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। On 1st April 2019, a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to travelling expense account। कार वहाँ पे साइकिल परचेज करी थी, कार है, तो इस बार भी क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि कार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गई होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से। कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह चार्ज कर दिया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया होगा। जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तरह दिखा दिया, जो आना नहीं था, जिससे लॉस आया 2020 में, 1 अप्रैल 19 की बात करी गई है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, कितना चार्ज करना है 25% पर एनम। सेम चीज़ है, कॉस्ट माइनस कर देंगे किसकी, कार की, और डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे जो चीज़ वहाँ पे आनी है, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर 10,000 रुपये का क्या है, इंटरेस्ट है। इस क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। बेटा ये जो है इसमें इनकम क्या हो गई है, ऐड हो गई है, तो वो चीज़ अब हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी या नहीं, यानी 31 मार्च 2020। 19-20 की बात कर रहा है बेटा, 19-20 की, 1920 की बात कर रहा है कि यहाँ पर वो दिखा दी गई है 31 मार्च 19 एंड 2020, मतलब 2019 में भी ये 10,000 माइनस होगा, क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इनकम हमारी इनकम का पार्ट नहीं, और 2020 की इनकम में से भी ये माइनस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। प्रॉफिट $150, $350, 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000 का नुकसान है। यहाँ पर अब कुछ क्या होनी है, एडजस्टमेंट्स, और ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो फिर से चालू हो गई, क्या चाहते हैं, जीने नहीं देंगे ये। 1 लाख पर जहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, इन तीनों सालों में कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी है। 350 और कितना आ गया 5 लाख,
उसने एक चीज़ बोली, 1 अप्रैल 2020 को जो कार की कॉस्टिंग थी वो डेबिट हो गई ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट हो गई है तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आनी। इसका देखो बेटा, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ इसके एडजस्टमेंट का, थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ये जो अमाउंट है मैं वर्किंग नोट से निकाल के दिखा दूँगा एडजस्टमेंट का, यहाँ से नहीं कर रहा हूँ। आप नॉर्मल तरीके से जैसे पहले करा था ऐसे करना चाहते हो, डायरेक्टली ऐसे भी करना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे। ये प्रॉफिट वगैरह लिख के नहीं करना, वैसे करना चाहते थे वैसे भी कर सकते हो, एडजस्टमेंट ऐसे नहीं, जो आपका फॉर्मेट का मन करे वैसे करो। तो कार वाली बात तो बेटा ये तो होनी है 2020 में। और एक चीज़ उसने और बोली थी, जो 10,000 रुपये इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, वो क्रेडिट हो गया इनकम की तरह फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में और 2020 में। ये ईयर एंडेड दे रखा है तो 2019-20 दोनों में। तो यहाँ से ये एडजस्टमेंट बेटा 10,000 माइनस होगा, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो इस बार प्रॉफिट आएगा ना, वो कितना आएगा, 7 लाख। इसका मैं वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ। और यहाँ से क्या आ जाएंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड लॉस for the year ended 31st March 2020। बेटा जो लॉस हमें क्या था, गिवन था पहले से ही, लॉसेस एज गिवन या लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कैसे भी लिख सकते हो। 5,90,000 का लॉस गिवन है, इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कार wrongly डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तरह दिखा दिया है तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया होगा। कितने का था, 1 लाख। 1 लाख माइनस कितना आ गया, 4,90,000, 4,90,000। लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कार की कॉस्ट तो बेटा बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, कैपिटल, जो इस पर डेप्रिसिएशन है वो तो पेनल में आता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट 25% पर एनम। कार की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। 1 लाख का 25% कितना हो गया, 25,000। इससे अब जो लॉस आएगा वो कितना आ जाएगा, 5,25,000। तो यहाँ पे जो लॉस है ये 525 का लॉस आ गया। टोटल प्रॉफिट्स निकालने हैं, 150 प्लस 350, 5 लाख। 5 और 5 10, 10 और 7 17 माइनस 5 12, 12 माइनस 25 11,75,000। ग्यारह 75 के क्या आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल के लिए पहले क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के हमें ये प्रॉफिट्स और लॉसेस गिवन थे। 11,75,000 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15, 2 बचा, तो 2,35,000। अब क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने साल की हमें निकालनी होती है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट आया 2,35,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें इस बार कितने गिवन थे क्वेश्चन में, ऑन दी बेस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2 लाख इंटू 4 8 लाख, 35 35 70 1 40, 8 और 1 40, 9,40,000 आ जाएगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, तुम्हें इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। कुछ नहीं करा मैंने, 2 लाख को अलग ले लिया, 2 इंटू 4 कर लिया, 8 लाख, 35,000 इंटू 4 1,40,000, तो 8 लाख प्लस 9 1 40 9,40। बाकी आप लोगों की मर्जी है, करके देखना हो तो 235 to 40 मल्टीप्लाई करके देखना हो, 0.0 4 5 22 4 3 12 और 2 1 4 2 4 8 और 1 9 है, गलत आ गया। 22 4 3 12 और 2 14 1, तो 9,40 आ जाएगा। वो आपकी मर्जी, आप लोग कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन 11, मैं सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। भास्कर and Pillai are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill cash में लेके आ रही है. For this purpose, it is to be calculated at 2 years purchase. तो number of years purchase कितने हैं? 2 years of normal profit of past 3 years. Normal profit पिछले 3 साल के. Profit for the last 3 years given है 31 March 2018 50,000. इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। तो 50,000 में से 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ गया 45,000। लॉस गिवन है कितने का, 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर कितना, 30,000। लॉस बाय फायर नॉर्मल लॉस है, तो 20,000 जब नुकसान है तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, 30,000। तो इस बार भी कितने का प्रॉफिट, ये 10,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। ये नॉर्मल लॉस था तो ये ऐड कर देंगे क्योंकि 30,000 लॉस माइनस करने के बाद गिवन था, तो 20 का लॉस नेगेटिव, 30 ऐड कर दो क्योंकि हमें पहले के प्रॉफिट चाहिए थे, तो 10,000 का इस बार फिर प्रॉफिट बन जाएगा। ये वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, 20,000 के लॉस से 10,000 का प्रॉफिट। वाह। प्रॉफिट कितने, 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 18,000 का, डेली बेसिस पर रिसीव नहीं होता। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड कितना, 8,000 रुपये। ये भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, तो क्या करेंगे, इसको भी अब यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 70,000 माइनस 18 इंश्योरेंस क्लेम कि डेली बेसिस पर रिसीव नहीं होता है, 8,000 नॉर्मल ऑपरेटिंग का पार्ट, इनकम का पार्ट नहीं है। तो ये कितना हो गया, 26,000। 26 माइनस कर देंगे 70,000 में से, ये आ जाएगा 44,000। पूरा क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट करके दिखाई दिए। प्रॉफिट्स आ गए, टोटल प्रॉफिट करोगे कितने आ जाएंगे, 45 45 90 89 और 10, ये आ जाएगा 99,000। 99,000 को ये टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितने का, 3 से 33,000। मैंने फॉर्मेट से नहीं करे, प्रॉपर फॉर्मेट से आप लोग करने वाले। होमवर्क क्या था मैंने ही करवा दिया, पॉइंट समझाना था। वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और इंटरेस्ट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, बेटा ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, डेली बेसिस पर रिसीव नहीं होती है। गुडविल निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस बार हमें कितने गिवन थे, कितने बोलते भाई, 2 बोल रखे थे, 33 इंटू 2 66,000 की क्या आ गई, गुडविल। क्वेश्चन ने बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल और ऑल्सो गुडविल ब्रॉट बाय कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकाल लेंगे, 66,000 इंटू कितने शेयर के लिए आ रही थी जी, 1/4, कितना आ जाएगा 16,500, ये उसकी गुडविल आ गई। पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने ही डिस्कस कर लिया, तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, होमवर्क बढ़ा देते हैं थोड़ा। 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 12th क्वेश्चन भी
सेम क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, तो थोड़ा दिमाग लगाना, होमवर्क करना। इसी के साथ ये क्लास समाप्त हुई। नमस्कार। प्लीज़ पक्का होमवर्क कर लेना, जल्दी से वीडियो देख लो, पहली वाली वीडियो भी नहीं देखी है कुछ बच्चों ने, तो प्लीज़ उसको जल्दी से देखो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप लोगों को पता आप क्या काम करना है, वीडियो को इस बार लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अरे वाह सर, आप तो सही बोल दिया। ठीक है बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।